Hello guys, welcome back to our YouTube channel Civil Engineering Hub. So guys, मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस में अभी तक हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट करा दिया है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 30 तक कराए। ये पार्ट 3 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर क्वेश्चन नंबर 45 तक करेंगे, और ये सारे जेके एसएसबी जेई सिविल और एसएससी जेई सिविल एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं, और पार्ट 1 पार्ट 2 के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द पार्ट 3 ऑफ मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 45 तक करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आपकी स्क्रीन पर। फॉर द कैंटिलीवर बीम फाइंड वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स एट द रेट फिक्स्ड एंड। कह रहा है कैंटिलीवर बीम है, उसमें फिक्स एंड पे शेयर फोर्स की वैल्यू निकालो। ये कैंटिलीवर बीम है, इस पे लोड्स है, जैसे फ्री एंड पे 25 किलो न्यूटन एंड यूडीएल पड़ रहा है इस पे 1.5 मीटर स्पैन पे। तो यहाँ पे शेयर फोर्स क्या होगा? देखो शेयर फोर्स क्या होता है, सिंपली अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस। 25 किलो न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स प्लस 30 किलो न्यूटन 1 मीटर पे, तो 1.5 मीटर पे क्या हो जाएगा? 30 × 1.5 45, 45 प्लस 25 70 किलो न्यूटन। शेयर फोर्स फिक्स एंड पे क्या हो जाएगी? 70 किलो न्यूटन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 32 देखिए आपकी स्क्रीन पर। ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज लोडेड एज, यहाँ डायग्राम पे दिया हुआ है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर लोड्स लग रहे हैं जैसे W 2W W एट द रेट C 2C 3C फ्रॉम एंड A। मैक्सिमम शेयर फोर्स बीम पे बताओ कहाँ होगी? तो मैक्सिमम शेयर फोर्स फाइंड करने के लिए हमें इसकी शेयर फोर्स डायग्राम बनानी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द रिएक्शन एट स्पॉट A एंड एट स्पॉट E। तो रिएक्शन निकालने के लिए देखो मैं A के अबाउट मोमेंट ले रहा हूँ, तो RE इंटू 1 2 3 4 4C, RE इंटू 4C इज इक्वल टू W इंटू 3C, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी अलग है। W इंटू 3C प्लस 2W इंटू 2C, 2W इंटू 2C प्लस W इंटू C। तो यहाँ से RE की वैल्यू 2W आ जाती है। अब RA प्लस RE हमारा होगा W प्लस 2W प्लस W, मतलब 4W के बराबर। तो RA क्या हो जाएगा? 4W माइनस RE 2W। तो यहाँ से शेयर फोर्स डायग्राम हम बनाएंगे। देखो 2W यहाँ तक सेम जाएगी, यहाँ पे W आ रही है ऊपर से, तो हाफ W कट जाएगा, तो W बचा। फिर यहाँ से कंटिन्यू 2W ये, तो मैक्सिमम शेयर फोर्स यही हमारी 2W होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए गाइज आपकी स्क्रीन पर। द स्लोप ऑफ ए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम गिव्स। जो स्लोप होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का वो क्या होता है, मतलब कैसे देते हैं? देखो स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मतलब चेंज इन बेंडिंग मोमेंट DM विद रिस्पेक्ट टू DX, वो हमारा शेयर फोर्स होता है। तो स्लोप बेंडिंग मोमेंट का क्या देता है हमें? शेयर फोर्स, याद रखिएगा। और स्लोप शेयर फोर्स डायग्राम का लोडिंग इंटेंसिटी देती है। शेयर फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हमें लोडिंग इंटेंसिटी देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक में से, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में से। स्लोप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का हमें शेयर फोर्स देता है, और स्लोप शेयर फोर्स डायग्राम का हमें लोड इंटेंसिटी देता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ए मोहर सर्कल ऑफ सिग्मा एंड टाउ प्लान, सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस है, टाउ हमारी शेयर स्ट्रेस है। द वर्टिकल रेडियस रिप्रेजेंट्स, तो बोल रहा है मोर सर्कल में जो ये वर्टिकल रेडियस होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो मोर सर्कल हमारा यूज़ होता है रिजल्टेंट स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फाइंड करने के लिए, जब बॉडी पे दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर या डायरेक्ट फोर्सेस लगती हैं। तो मोर सर्कल का जो रेडियस है वो रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम टेंजेंशियल या शेयर स्ट्रेस। तो इसने पूछा था वर्टिकल रेडियस क्या रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। और ये होता है किसके बराबर है? टाउ मैक्स मेरा नॉर्मल जो स्ट्रेस है वो मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो लाइन है O2, इस वर्टिकल लाइन जो इंटरसेप्ट कर रही है, ये होता है मेरा नॉर्मल स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। और ये जो रिजल्टेंट है, या हम कहें कि जो हाइपोटेन्यूज है इस राइट एंगल का, ये रिजल्टेंट स्ट्रेस बताता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए आपकी स्क्रीन पर। At a point in a strand material, if two mutual perpendicular tensile stresses of 2000 and 1000 kg
per centimeter square are acting, then the intensity of tangential stress on a plane inclined at the rate 15 degree to the axis of minor stress will be। देखो यही क्वेश्चन पूछ रहा है जैसे ऊपर था, कह रहा है कि एक बॉडी है, स्ट्रैंड मटेरियल है, जिसपे दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर टेंजाइल स्ट्रेसेस मतलब सेम नेचर की लग रही हैं, एक 2000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरी 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होगी उस प्लेन पे अगर जो 15 डिग्री पे हमारी माइनर स्ट्रेस लग रही है। देखो नॉर्मल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसने पूछा था इंटेंसिटी ऑफ टेंजेंशियल, मतलब यही टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेस। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 थीटा। सिग्मा वाई हमारे पास दिया हुआ था 1000 एंड सिग्मा एक्स 2000 डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 इंटू 75 डिग्री, क्योंकि 15 डिग्री एक्सिस पे थी हमारी, तो 90 माइनस 15 75 डिग्री। तो यहाँ से जो नॉर्मल ये टेंजेंशियल स्ट्रेस है 250 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आती है। इसके अलावा देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसी के रिलेटेड, स्ट्रेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्लिक सेक्शन ऑफ ए बॉडी सब्जेक्टेड टू वन डायरेक्ट स्ट्रेस, मतलब ये बॉडी है अगर इस पर एक ही डायरेक्ट स्ट्रेस लग रही है, चाहे कॉम्प्रेसिव या टेंजाइल लग रही है, तो उस वक्त नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल या शेयर स्ट्रेस और रिजल्टेंट स्ट्रेस कैसे निकालते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस होता है सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा और सिग्मा जो उस पर स्ट्रेस एक्ट कर रही है, और टेंजेंशियल या शेयर स्ट्रेस होता है हमारा टाउ सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा एंड रिजल्टेंट स्ट्रेस होता है स्क्वायर रूट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस का स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होती है हमारी सिग्मा के बराबर और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होती है सिग्मा बाई 2 के बराबर। और दूसरा केस आता है इसमें, देखो जब दो डायरेक्ट स्ट्रेसेस बॉडी पे पड़ रही हैं, देखो एक ये एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे, तो तब नॉर्मल स्ट्रेस हो जाता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 कॉस 2 थीटा। नॉर्मल टेंजेंशियल या शेयर स्ट्रेस होता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 थीटा, और नॉर्मल स्ट्रेस वही जैसे हमने पीछे निकाला सिग्मा एन प्लस टाउ का स्क्वायर का होल रूट। और नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होती है सिग्मा एक्स के बराबर और टाउ मैक्स होती है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए आपकी स्क्रीन पर, द रेशियो ऑफ स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड बाय सडनली अप्लाइड एंड ग्रेजुअली अप्लाइड लोड्स ऑन ए बार इज। देखो पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था, अगर सडन अप्लाइड लोड होता है तो उसमें हमारा जो लो डिफॉर्मेशन कर्व होता है वो होता है पी इंटू डेल्टा और वो रेक्टेंगुलर बनता है, और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड्स के लिए होता है पी डेल्टा बाई 2। तो ये कह रहा है कि सडन अप्लाइड लोड और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए जो रेशियो है स्ट्रेसेस का वो क्या होगा, वो ये हो जाएगा पी डेल्टा अपॉन पी डेल्टा बाई 2, पी डेल्टा अपॉन पी डेल्टा बाई 2, पी डेल्टा कट जाएगा तो बचेगा 2 हमारा आंसर। गाइज अब क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, अकॉर्डिंग टू दी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी यील्ड लोकस कैसा बनता है। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी के मुताबिक जो यील्ड लोकस है उसकी शेप क्या होती है, तो आपको बता दूं इसकी शेप इलिप्स होती है। ये है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के मुताबिक जो दी थी ह्यूबर हैंकी वॉन मिसेस ने। इस थ्योरी को डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी भी कहते हैं। तो कभी भी एग्जाम में आए डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी या मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के मुताबिक जो यील्ड लोकस है उसकी शेप क्या होती है, तो वो होती है इलिप्स। देखो याद रखना, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के मुताबिक जो यील्ड लोकस है वो होता है स्क्वायर, और मैक्सिमम स्ट्रेस एनर्जी थ्योरी या बर्ट्रामी हेग थ्योरी के मुताबिक यील्ड लोकस इलिप्स होता है, और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी या सेंट वेनेंट थ्योरी के मुताबिक यील्ड लोकस हमारा रोम्बस होता है। इसके अलावा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी या ट्रेस्का गेस्ट कॉलम थ्योरी के मुताबिक यील्ड लोकस की शेप हेक्सागन होती है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, द शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए बीम ऑफ सॉलिड सर्कुलर सेक्शन इज सच डैट। देखो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सॉलिड सर्कुलर सेक्शन में क्या होती है, देखो इसमें जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होती है वो होती है 4/3 ऑफ एवरेज शेयर स्ट्रेस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, और अगर हमारा रेक्टेंगुलर है तो उसमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होती है 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज शेयर स्ट्रेस, ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो शेयर स्ट्रेस होती है वो मैक्सिमम होती है न्यूट्रल एक्सिस पे और 0 होती है हमारे एजिस पे, और उसकी जो डायग्राम होती है वो होती है पैराबोला, ये याद रखिएगा। तो इसके अलावा ये देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है,
शेयर स्ट्रेसेस एट एनी सेक्शन क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम, बीम के किसी भी क्रॉस सेक्शन पे शेयर स्ट्रेस निकालनी हो, जैसे ये डायग्राम है तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस निकालनी हो, इस पॉइंट पे निकालनी हो, इस पॉइंट पे निकालनी हो, किसी भी सेक्शन पे निकालनी हो, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है शेयर स्ट्रेस का, फोर्स ऑन दैट सेक्शन, मतलब शेयर फोर्स इस सेक्शन पे इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वाई बार, मतलब जो इसकी न्यूट्रल एक्सिस है उससे उसका डिस्टेंस आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंटायर सेक्शन का अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, बी विड्थ ऑफ फाइबर या बीम, तो यहाँ से हमारी शेयर स्ट्रेस निकलती है। इसके अलावा एक और बात याद रखिएगा, जो हमारा सर्कुलर सेक्शन है या हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसमें जो टाउ मैक्स होता है वो ऑलमोस्ट सेंटर में होता है h/2 या d/2, बट रेक्टेंगुलर के लिए ये जो हमारी अपेक्स होती है वहाँ से h/2 पे टाउ मैक्स की वैल्यू होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए आपकी स्क्रीन पर, द रेशियो ऑफ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ ए बीम b/d टू अनदर वन b/2d ऑफ सिमिलर मटेरियल विल बी। देखो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एक ये चीज़ याद रखिए फ्लेक्सुरल रिजिडिटी E/I। तो कह रहा है कि सिमिलर मटेरियल है, यानी कि E की वैल्यू दोनों बीम्स में सेम है, बट एक की डायमेंशन b/d है, दूसरे की b/2d है, तो I1 I2 अलग होगा, तो इन दोनों का रेशियो बताओ, तो I1 हो जाएगा BD³ और I2 हो जाएगा इसी के नीचे B2D³/12, तो ये उल्टा हो जाएगा 12/BD³, 2 का क्यूब 8, तो ये सारी वैल्यूज़ कट जाएंगी, 1/8 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, टू बीम्स, वन ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड द अदर ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हैव इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इफ सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, देन कह रहा है दो बीम्स है, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का और दूसरा स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का, उन दोनों का जो एरिया है वो बराबर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर है, तो अगर दोनों पे बेंडिंग लोड लगता है, बेंडिंग मोमेंट्स आती हैं, तो कौन सा बीम हमारा ज़्यादा बेंडिंग्स को कैरी करेगा, इकोनॉमिकल होगा। देखो ये बहुत लंबा कंसेप्ट है, सिर्फ आप याद रखिए जो ये सेक्शन मॉडुलस होती है स्क्वायर बीम की वो ज़्यादा होती है सर्कुलर बीम से, तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन बीम और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बीम अगर सेम एरिया के हैं तो स्क्वायर वाला ज़्यादा इकोनॉमिकल माना जाता है, बिकॉज इट हैज़ मोर वैल्यू ऑफ सेक्शन मॉडुलस। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए आपकी स्क्रीन पर, इन ए सेक्शन अंडरगोइंग बेंडिंग द न्यूट्रल सरफेस इज सब्जेक्टेड टू, जैसे अभी बात की थी हमने कि ये बीम है और उसकी न्यूट्रल एक्सिस पे शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होती है, तो वहीं आप पूछ रहे हैं कि बेंडिंग मोमेंट न्यूट्रल सरफेस पे क्या होगी। देखो यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेन है वो ज़ीरो होती है, तो इसीलिए सेक्शन अगर उसमें बेंडिंग होती है तो जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस है यहाँ पे ज़ीरो स्ट्रेन होती है, या बेंडिंग मोमेंट भी ज़ीरो होती है, और मैक्सिमम होती है हमारी कंप्रेशन और टेंशन फाइबर पे। वहीं शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस पे होती है और ज़ीरो होती है एजिस पे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए आपकी स्क्रीन पर, द मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ द कोर सेक्शन फॉर ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन अंडरगोइंग एसेंट्रिक लोडिंग ऑन ए कॉलम BD। कह रहा है कि मैक्सिमम डायमेंशन क्या होती है कोर सेक्शन की, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन अगर हमारा कॉलम है जिसकी डायमेंशन b/d है तो वो क्या होगी। देखो सबसे पहले ये जो कोर है, कोर होता क्या है, कोर को हम कर्न भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये वो सेक्शन होता है कॉलम के एरिया का, क्रॉस सेक्शन एरिया का, जिस पे अगर लोड पड़ता भी है इसेंट्रिक तो उस एरिया में ज़ीरो टेंशन होती है, देयर विल बी नो टेंशन, याद रखिएगा। अब देखो शेप कर्न की और किस क्रॉस सेक्शन में कितना होता है, अगर हमारा स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है तो वहाँ पे जो कर्न की डायमेंशन है यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, ये होती है टोटल D, इस तरफ D/6 और इस तरफ B/6, तो कर्न क्या होता है D/6 और इसकी शेप होती है रोम्बस। वहीं अगर सर्कुलर है तो सर्कुलर में शेप कर्न की सर्कुलर होती है और उसकी डायमेंशन होती है टोटल डायक के डिवाइडेड बाई 4, मतलब 25%। और अगर हमारा ऐसा सर्कल है, देखो होलो है, तो उसमें होता है D² + D²/4D, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए आपकी स्क्रीन पर, आउट ऑफ दी सेवरल प्रिज्मेटिक बीम्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑफ सेम मटेरियल द बीम डैट कैन कैरी मैक्सिमम लोड इन फ्लेक्चर इज द वन हैविंग। देखो यही क्वेश्चन अभी हमने पीछे पढ़ा कि अगर स्क्वायर और सर्कुलर बीम्स है सेम एरिया के तो कौन सा ज़्यादा लोड कैरी करेगा, बेंडिंग मोमेंट कौन ज़्यादा कैरी कर सकता है, तो जिसमें सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा हो वो कैरी कर सकता है। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि सेवरल प्रिज्मेटिक बीम्स है इक्वल लेंथ सेम मटेरियल की, तो कौन सा ज़्यादा लोड कैरी करेगा फ्लेक्चर में, बेंडिंग में।
जिसमें क्या चीज़ ज़्यादा हो, तो सेक्शन मॉडुलस जिसका जितना ज़्यादा हो वो उतनी ही ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट कैरी कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बेंडिंग इक्वेशन है। देखो M/I इजगल टू सिग्मा अपान वाई इजगल टू E/R। यहाँ से जो बेंडिंग मोमेंट है ये होती है I/Y इंटू सिग्मा, और I/Y होता है हमारा सेक्शन मॉडुलस। तो जितना ज़्यादा सेक्शन मॉडुलस उतना ही ज़्यादा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब उतनी ज़्यादा वो मोमेंट्स को कैरी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए आपकी स्क्रीन पर गाइस। इन केस ऑफ इसेंट्रिकली लोडेड स्ट्रट, तो इसेंट्रिकली लोडेड स्ट्रट के लिए होलो सेक्शन जनरली प्रेफर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर बीम्स ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इफ डेप्थ इज कांस्टेंट देन, अगर बीम्स की यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है थ्रोट लेंथ, तो अगर डेप्थ कांस्टेंट है, ठीक है, डेप्थ जो है वो कांस्टेंट रहेगी, तो क्या चीज़ होगा। देखो विड्थ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेंडिंग मोमेंट के। देखो इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। सेक्शन मॉडुलस हमारा रेक्टेंगुलर के लिए होता है BD²/6, तो स्ट्रेंथ होती है एस परमिजिबल इंटू सेक्शन मॉडुलस, मतलब स्ट्रेस इंटू सेक्शन मॉडुलस। तो बीम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के लिए बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेंथ के बराबर होती है, तो यहाँ से बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, सिग्मा BD²/6 स्ट्रेस इंटू सेक्शन मॉडुलस, और सेक्शन मॉडुलस BD²/6। अब अगर डी कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, तो बेंडिंग मोमेंट बी के बढ़ने पे बढ़ेगी। तो बेंडिंग मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ बीम अगर डी कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारे 45 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें टोटल 60 क्वेश्चंस हो जाएंगे।